तो हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम सॉल्युबिलिटी स्टार्ट किए थे। सॉल्युबिलिटी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान से देखना सभी लोग। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हमने आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी में हमने बताया हुआ था द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर होगा आपका फिक्स होगा, उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट के हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जा सकता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स अफेक्टिंग थे उनको हमने कल डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और जो सॉल्युबिलिटी है उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग में ध्यान देंगे सभी लोग। क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या समझना है। तो सबसे पहले हमने बात की थी ए नंबर पर सॉल्युबिलिटी। यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। जब हम सॉलिड को डिजॉल्व करें लिक्विड के अंदर तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझना है ना। सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या इफेक्ट आएगा जब हम किसी सॉल्युबिलिटी को सॉलिड में डिजॉल्व करते हैं, तो क्या इफेक्ट आएगा सॉल्युबिलिटी पे। तो जैसे यहां पर हमने बात की थी कि दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर होता है आपके पास, जैसे सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट यदि आपके पास आयनिक है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, आपके पास आयनिक होना चाहिए। सॉल्यूट यदि आपके पास कोवैलेंट है तो सॉल्यूट यदि कोवैलेंट है तो सॉल्वेंट भी आपके पास कोवैलेंट होना चाहिए, है ना। इट मींस वी कैन से दैट लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा है उसी के साथ डिजॉल्व होगा। या इसी को हम बोलते हैं पोलर, जो है पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। ध्यान से देखेंगे, इसी को दूसरे टर्म में कह सकते हैं पोलर जो है पोलर के साथ, और जो नॉन पोलर होगा आपके पास, नॉन पोलर जो होगा ये नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। यदि पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट के साथ, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व होगा। ये ध्यान रखना है सभी को। तो ये फर्स्ट फैक्टर होता है सॉल्युबिलिटी, जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं। मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लास में फिर से थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आता है यहीं पर सेकंड जो फैक्टर्स होता है, दैट वाज द टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर था इसको भी बताया हुआ था। टेम्परेचर स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा सा सही से लिख लेना, टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है ध्यान देना, टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करें। ये ध्यान रखना बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा। सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। पहले कल का लेक्चर देखेंगे, फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, तभी समझ में आएगा। तो जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, तो सॉलिड को जब लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे यहाँ पर और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो मैंने यहाँ पर दो कंडीशंस बताई थी। एक बताया था मैंने आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और दूसरा कंडीशंस आपके लिए बताई हुई थी मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में सॉल्यूशन से जो हीट है वो बाहर निकल जाती है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है, और यदि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो सॉल्युबिलिटी है ये भी कम हो जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन सॉल्यूशन विल एब्जॉर्ब हीट, और यदि सॉल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको हमने सब कल की क्लास में डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है अपने पास वो आता है प्रेशर। मैंने आपसे बोला हुआ था कि जो सी थर्ड फैक्टर है वो है आपके पास प्रेशर। और याद रखना प्रेशर जो है ये केवल कब अफेक्ट करेगा, जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे। जब किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो प्रेशर अफेक्ट करेगा, अदरवाइज प्रेशर जो है कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, तो इसके लिए तो यहाँ पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सेकंड हमें करना था, सेकंड जो फैक्टर्स था सॉल्युबिलिटी का, ध्यान देंगे वो सेकंड जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो क्या है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। ध्यान रखेंगे मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर पहले हम सॉलिड के सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे,
अब लिक्विड के अंदर हम गैस के सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। जो गैस है वो कितनी डिजॉल्व होगी लिक्विड के अंदर, अब उसके सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे ये कैसे अफेक्ट करेगा। जब गैस को डिजॉल्व करेंगे हम लोग लिक्विड के अंदर तो ये कैसे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होगी। तो ध्यान रखना यहां पर जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर को यदि फर्स्ट फैक्टर की बात करेंगे यहां पर टेम्परेचर की, तो ध्यान रखेंगे टेम्परेचर के केस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इस बार हम लोग गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में। और जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। यहां पर ध्यान देना जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका प्रेशर। टेम्परेचर का ज्यादा रोल नहीं है। जब हम गैस को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में तो हमें सबसे ज्यादा यहां पर समझना पड़ता है प्रेशर को। यदि प्रेशर वाला हमसे समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे सब प्रेशर से रिलेटेड आते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम कल की क्लास में। आज छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज की क्लास थोड़ी से कम टाइम के लिए होगी, तो आज छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, प्रेशर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के साथ को कैसे अफेक्ट करता है, ये ध्यान देना हमें पर, ये समझना है यहाँ पर। तो ध्यान देना कि जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे, अच्छा ध्यान से देखें, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने यहाँ पर लिक्विड ले लिया। लिक्विड में क्या लेते हैं, चलिए वाटर ले लिया हमने लिक्विड में। अब इसके अंदर हमें कोई भी गैस डिजॉल्व करना है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, जो भी गैस आपको डिजॉल्व करना वो डिजॉल्व करेंगे और साथ में यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे, गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, वो किस वजह से हो रही है, प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से। प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है आपकी गैस की लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान देना यहां पर, वाटर तो पहले से था, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो जो गैस है और ज्यादा गैस इसके अंदर डिजॉल्व होते जाएगी। गैस डिजॉल्व होती जाएगी मतलब गैस वाला जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर ज्यादा आ जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए आपका वाटर है और कंपोनेंट बी आपका कोई भी गैस हो सकती है। कंपोनेंट बी मतलब सॉल्यूट, कोई भी गैस हो सकती है। तो जो भी गैस होगी वो कितने अमाउंट में डिजॉल्व होगी वो मोल फ्रैक्शन के बेस पे निकालेंगे, उसको हम मोल फ्रैक्शन के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। और इसको सबसे पहले ध्यान रखना, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ये जो प्रेशर वाला फैक्टर्स है, ये जो यहाँ पे मैंने बोला बी नंबर पे, यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर वाला फैक्टर है, इसको सबसे पहले हेनरी ने एक्सप्लेन किया था, इसको सबसे पहले हेनरी ने एक्सप्लेन किया था, है ना। तो इसको हम लोग हेनरीज लॉ के नाम से भी जानते हैं, हेनरीज लॉ या हेनरी लॉ। सबसे फर्स्ट में जो प्रेशर वाला फैक्टर है, पहले तो आपको ध्यान रखना है, जब प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में, प्रेशर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और जैसे पास पास आएंगे गैस के पार्टिकल तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था हेनरी ने, तो हेनरी लॉ के बेस पे समझाते हैं। हेनरी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको हम हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। और क्या स्टेटमेंट दिया था, ध्यान रखेंगे, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ, या पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज proportional to mole fraction of a gas,
जो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है, हेनरी लॉ ने कहा, ध्यान रखना लिखने को आता है आपके पास, एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेनरी लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, या आप इसी को कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। ये जो मोल फ्रैक्शन है ना आपके पास, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस के ज्यादा फ्रैक्शन आएंगे सॉल्यूशन के अंदर, गैस के ज्यादा फ्रैक्शन हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। या आप ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर इंक्रीज होगी। और करके आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, और करके चाहें तो आप यहां पर डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना डायरेक्टली लिखो या केवल आप प्रोपोर्शनल लिख दो, दोनों चल जाएगा। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। ये स्टेटमेंट है, राइटिंग थोड़ी मेरी क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग अपने नोट्स बनाते समय चलें और उसमें अच्छी राइटिंग से लिखते चलें। तो ये है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ या दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या आप इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसका पार्शियल प्रेशर, गैस का। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं, बोर्ड में जगह नहीं है, तो ध्यान रखना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हेनरी लॉ, हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं थर्ड फैक्टर प्रेशर, और जो फैक्टर प्रेशर है उसके बेस पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर हेनरीज लॉ। तो जो हेनरीज लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? देखो नेचर में एयर प्रेजेंट है, एयर क्या है एक्चुअली में, मिक्सचर ऑफ गैस। अरे भाई एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है ना, तो जब एयर मिक्सचर ऑफ गैस है मतलब बहुत सारी गैस को जब मिक्स करें तो एयर बन जाती। तो एयर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जितनी गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सभी की वजह से आता है, जितनी भी गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सभी की वजह से एयर प्रेशर क्रिएट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। किसी एक गैस की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी गैस है सभी के थ्रू जो प्रेशर बनता है उसको हमने बोल दिया टोटल प्रेशर। अब किसी एक पार्टिकुलर गैस का प्रेशर ले लें, ऑक्सीजन का ले लें, नाइट्रोजन का ले लें, किसी का भी एक पार्टिकुलर गैस का प्रेशर लें, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझो भाई। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सारी गैसेस हैं। तो इसके अंदर का जो टोटल प्रेशर होगा उसको केवल हम प्रेशर बोल देते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो गैसियस सॉल्यूशन है इसके अंदर केवल नाइट्रोजन का प्रेशर लिखना हो, मतलब Pn2 लिखना हो, केवल नाइट्रोजन का प्रेशर लिखना हो अकेले का, तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो हेनरी लॉ ने क्या बोला, हेनरी लॉ ने बोला जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका, गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। जब हम इसको आगे लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अलग करते हैं तो इक्वल का साइन आता है, और यहां पर जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के ले लिया और यहां पे लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। के जो है कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट, यहां पर छोटा सा एच लगा देते हैं। अब ध्यान देना, यहां से यदि के एच की वैल्यू निकाल, आप यहां पे देखो पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उतनी ज्यादा होगी, मतलब सॉल्यूशन के अंदर गैस के जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो डिपेंड करेंगे पार्शियल प्रेशर पे। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर, जितना ज्यादा गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। या कह सकते हो आपकी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होगी।
है ना। तो आगे देखें यहां पर ये जो के एच है, यदि के एच की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। यदि के एच की वैल्यू ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन गैस के कम होंगे, के एच की वैल्यू ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन गैस के क्या होंगे, कम होंगे। ये स्टेटमेंट देता भी है आपको कई बार सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखेंगे। के एच इज ग्रेटर देन, जब के एच की वैल्यू आपकी जितनी ज्यादा होगी, के एच इज ग्रेटर देन, आप यहां पे लिख सकते हैं व्हेन के एच इज लार्जर देन solubility of a gas will be less। जब के एच की वैल्यू ज्यादा होगी, देखो ना यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और के एच के बीच में कैसा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, पार्शियल प्रेशर का पूछे तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का डायरेक्टली रिलेशन है। तो डायरेक्टली रिलेशन के केस में जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। बट आपके पास यहाँ पे के एच दिया, के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं वेयर के एच इज अ कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो के एच और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा लार्ज होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। एक बात और ध्यान रखना, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे के एच, या यहां पर ऐसा लिख दें थोड़ा सा, वैल्यू ऑफ के एच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। मतलब कांस्टेंट तो है लेकिन पार्टिकुलर गैस के लिए, आप यदि N2 ले रहे हैं, आप O2 ले रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, एक्सेट्रा जो भी ले सकते हैं, तो इन सभी के लिए जो के एच की वैल्यू होगी वो सभी के लिए अलग अलग होगी, डिफरेंट वैल्यू होगी। जो के एच की वैल्यू होगी हेनरी कांस्टेंट की, सभी के लिए जो वैल्यू आएगी आपकी डिफरेंट वैल्यू देखने को मिलेगी। एक चीज यहां पर और ध्यान देना, यदि हेनरी लॉ का ग्राफ बनाए तो हेनरी लॉ का यदि ग्राफ बनाते हैं तो याद रखना हेनरी लॉ के ग्राफ में हमें यहां पर इस एक्सिस में ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ अ गैस, और यहां पे ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गैस का मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपको जो ग्राफ मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा आपको। जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन जो गैस के हैं बढ़ते जाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है गैस की लिक्विड के अंदर वो बढ़ते जाती है। लेकिन जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, याद रखना। यहां पर हम बात कर रहे हैं गैस को जब लिक्विड में सॉल्युबल करें गैस को लिक्विड में, और उस कंडीशन में प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को बढ़ाते समय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यदि के एच के वैल्यू के बेस पे पूछेगा तो लार्जर द वैल्यू ऑफ के एच देन सॉल्युबिलिटी विल बी वेरी लेस। जितनी ज्यादा के एच की वैल्यू होगी ना उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के एच का और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का। ठीक है ना। इसके आगे देखेंगे सभी लोग समझेंगे थोड़ा सा, इसको अभी और समझ रहे हैं। मैंने बोला जो के एच की वैल्यू है डिफरेंट गैस के लिए, अलग अलग जो गैस है सभी के लिए के एच की वैल्यू फिक्स है, लेकिन अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू फिक्स है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है एक ही वैल्यू, कहीं पे भी लगाओ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू एक ही जाएगी। यहां पर ऐसा नहीं है, के एच की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए सब अलग अलग होगी, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट है। ये जो के एच की वैल्यू है डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा और भी कुछ चीजों को समझेंगे, देखेंगे, ध्यान देना सभी लोग। तो ये हो गया हमारे पास हेनरी लॉ, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये हेनरी लॉ के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक चीज और है, ये जो हेनरी लॉ हम पढ़ रहे हैं, ये हेनरी लॉ जो होता है केवल एप्लीकेबल होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। यदि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, यदि आपने बहुत ज्यादा सिलेबस बढ़ा दिया, सॉरी प्रेशर आपने बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर हाई कर दिया,
और यदि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर हाई कर दिया तो गैस ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब सॉल्यूशन आपका ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ज्यादा गैस के फ्रैक्शन, गैस के जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर ज्यादा हो जाएंगे। उस कंडीशंस में जो हेनरी लॉ है वो फेल हो जाता है, हेनरी लॉ वर्क नहीं करता। तो जो हेनरी लॉ वर्क करता है वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वर्क करता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें इसके एप्लीकेशंस, हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस को ध्यान से समझना है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस को समझेंगे। और 3 एप्लीकेशंस हैं, तीनों एप्लीकेशंस को आप अच्छे से समझ के रखें, पढ़ के रखें, पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। जरूरी नहीं है कि हर चीज पेपर में पूछी जाए तो ही पढ़ें, हमारे सिलेबस में जो कुछ भी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर माइंड से अच्छे से पढ़ते चलें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैंने यहां पर बात की आपसे एप्लीकेशंस की, कि जो एप्लीकेशंस हैं आपके हेनरीज लॉ के, उनकी बात करना है। हेनरी लॉ के कौन कौन से एप्लीकेशन है? फर्स्ट एप्लीकेशन है इन सोडा वाटर। बहुत ज्यादा डिटेल में लिखवाऊंगा नहीं, मैं नोट्स में लिखवा के देता हूं, नोट्स में पूरा लिखवाता हूं, नोट्स में पूरा लिखवाता हूं कि इन सोडा वाटर में जो हेनरी लॉ है उसका एप्लीकेशन क्या है। सोडा वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सभी को पता है कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये हाई प्रेशर के साथ उसमें फिल रहती। जैसे ही आप बॉटल की ढक्कन को ओपन करते हैं, तो बॉटल के ढक्कन को ओपन करते हैं तो गैस बाहर। कोल्ड ड्रिंक की, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की यदि आपने बॉटल के ढक्कन ओपन किया, जैसे ढक्कन को ओपन किया तो जो उसके अंदर हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती डिजॉल्व की गई थी, हेनरी लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रेशर को हाई करके, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व किया गया था जबरदस्ती, वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जैसे ढक्कन खोला तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसे इक्वल आता तो पूरी की पूरी गैस आपकी बाहर हो जाती है। ध्यान रखना, जब ये पूरी की पूरी गैस बाहर हो गई मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, तो फर्स्ट एप्लीकेशन यहां पर है हेनरी लॉ का। जो फर्स्ट एप्लीकेशन देखने को मिलता है इन सोडा वाटर में मिलता है। हम हेनरी लॉ के सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे, ध्यान देना। हेनरी लॉ के जब सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं कि सेकेंड एप्लीकेशन हेनरी लॉ का कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जो सेकेंड एप्लीकेशन होता है हेनरी लॉ का, उसका यूज कहां पर करते हैं, ध्यान देना। इन स्कूबा डाइवर्स, इन स्कूबा डाइवर्स, जो भी स्कूबा डाइवर्स होते, सर क्या होते हैं स्कूबा डाइवर्स? अरे गोताखोर, कई लोग पनडुब्बी बोल देते हैं। ये जो गोताखोर जो पानी के अंदर जाते हैं, किसी चीज का पता लगाना पानी के अंदर, किसी की डेथ बॉडी यदि, वैसे तो डेथ बॉडी पानी के ऊपर तैरते रहती है, लेकिन फिर भी किसी कंडीशंस में यदि नीचे चली गई तो पता लगाना हो, किसी और चीज की रिसर्च करनी हो, देखनी हो, तो उसके लिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो पानी के अंदर जाते हैं। अब आपने पढ़ा जब डेप्थ में जाएं तो डेप्थ में जाने से प्रेशर हाई हो जाता है। जब भी डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में जो प्रेशर होता है ये हाई होता है, डेप्थ में जो प्रेशर होता है हाई होता है। सर क्या होगा डेप्थ में प्रेशर हाई है? तो अच्छे से समझ लो, सेंटेंस के फॉर्म में आपके बुक में लिखा है, आप नोट कर सकते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं बाद में, पर आप यहां पर अच्छे से पहले इसको समझ लें। मतलब हम डेप्थ पे जा रहे हैं, हम डेप्थ पे जाएंगे, स्कूबा डाइवर्स, हम का मतलब स्कूबा डाइवर्स की बात कर रहे हैं। जैसे स्कूबा डाइवर्स डेप्थ पे जाता है तो वहां पर प्रेशर जो है हाई हो जाता है। क्या होगा सर? हाई प्रेशर होने से, प्रेशर हाई होने से जो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, मतलब जो आप रेस्पिरेशन में जो गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हो रही। अच्छी बात है सर, ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व हो गई, हाई प्रेशर हुआ, यही तो चाहिए कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, हाई प्रेशर हुआ कहां पर? डेप्थ पे। जैसे पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर गए तो प्रेशर हाई हुआ, डेप्थ में प्रेशर हाई होता है। जब डेप्थ में प्रेशर हाई होता है तो प्रेशर हाई होने से ज्यादा अमाउंट में गैस डिजॉल्व हो जाती है। चलिए, गैस ज्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे स्कूबा डाइवर्स आपके सरफेस पे आते हैं, जैसे ये रिटर्न सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस पे आने के बाद क्या होगा? जैसे स्कूबा डाइवर्स सरफेस पे आएंगे
और सरफेस पे आएंगे तो एकदम से जो प्रेशर पहले हाई प्रेशर पे थे, डेप्थ में थे हाई प्रेशर के साथ, लेकिन जैसे सरफेस पे आए तो इनके बॉडी का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। और इनकी बॉडी का जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर हो गया तो जो गैस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हाई प्रेशर के साथ ब्लड में डिजॉल्व हो गई थी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अब वो बाहर निकलना चाहती है। और जैसे ही गैस एकदम से बाहर निकलती है तो जो हमारे बॉडी में ब्लड विसल्स हैं, जो हमारे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरी हैं, ब्लड विसल्स हैं, वहां पे बबल्स फॉर्म कर देती हैं, बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये बबल्स को ही हम मेडिकल टर्म्स में बबल्स बन जाते हैं, बबल्स को मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं बैंड्स, कह दें तो बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। डेप्थ में गए, पहले डेप्थ में जाने से कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है। डेप्थ पे जैसे जाते हैं स्कूबा डाइवर्स तो प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर हो जाता है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ब्लड में बहुत ज्यादा डिजॉल्व हो जाती है, बहुत ज्यादा डिजॉल्व हो गई तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे स्कूबा डाइवर्स फिर से सरफेस पे निकल के आते हैं तो सरफेस पे आने से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बाहर निकलती, क्यों निकलती है? क्योंकि अब प्रेशर कम हो गया ना, पहले डेप्थ में प्रेशर हाई था, अभी सरफेस पे प्रेशर कैसा हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो जितनी गैस एक्स्ट्रा डिजॉल्व थी वो एकदम से ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलती है और बाहर निकलते समय बबल्स क्रिएट कर देती है, जिसको मेडिकल टर्म में बैंड्स बोलते हैं। और ये बैंड्स बनने से कई बार डेथ भी हो जाती, मेडिकल टर्म्स में इसको बैंड्स बोलते हैं, डिसीज हो जाती है एक तरह से, इस डिसीज को बैंड्स बोलते हैं और बैंड्स की वजह से कई बार डेथ भी हो जाती। आप यदि फ्लो चार्ट बना के भी पेपर में एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना फ्लो चार्ट को माइंड पे रखो और फ्लो चार्ट को माइंड में रखने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में इसके आंसर को एक्सप्लेन कर दो, क्या एप्लीकेशन है। मैं नोट भी करवाऊंगा तो इसी को तो लिखवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करवा दूंगा। तो कुछ बताया नहीं मैंने, क्या बोला? जब डेप्थ में जाते हैं स्कूबा डाइवर्स तो डेप्थ में जाएंगे तो हाई प्रेशर, डेप्थ में हाई प्रेशर हाई हो जाता है, हाई प्रेशर होने से जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन गैस या अदर गैसेस है बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड में डिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जैसे स्कूबा डाइवर सरफेस पे आता तो सरफेस पे आते समय इनकी बॉडी का जो प्रेशर है वो फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा, तो जो एक्स्ट्रा गैस डिजॉल्व हुई थी वो एकदम से बाहर निकलती है और बाहर निकलते समय बबल्स क्रिएट कर देती है, जिसको मेडिकल टर्म्स में बैंड्स बोलते हैं, और इस बैंड्स की वजह से कई बार डेथ हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव कर पाए, इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव कर पाते हैं? तो ध्यान देना, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो एक गैस का सिलेंडर होते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं एक गैस के सिलेंडर को लेके जाते हैं। गैस में आपके पास होती है हाइड्रोजन गैस, आपके पास होती है हीलियम गैस और ऑक्सीजन गैस, तीनों को एक फिक्स्ड रेशो में मिक्स कर लेते हैं, तीनों को एक फिक्स्ड रेशो में सिलेंडर के अंदर मिक्स करेंगे। अच्छा, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर उतना ही रखेंगे जितना प्रेशर हमारे बॉडी को चाहिए, या जितने प्रेशर पे हमारे बॉडी के अंदर गैस जो है डिजॉल्व हो सके, तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग रख लिया जाता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है आपकी, हीलियम गैस होती है ना, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, हीलियम है और नाइट्रोजन गैस है। तो ध्यान रखना, जो अपने पास हीलियम गैस है, हीलियम गैस जो लेते हैं वो 11.7% लेके जाते हैं, वो सिलेंडर के अंदर 11.7% जो होती है हीलियम होती है, और जो नाइट्रोजन गैस होती है वो 56 पॉइंट कुछ परसेंट होती, 56.2% के लगभग। टोटल 100% होता है, बाकी जितना परसेंटेज बचा वो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन होती है 32.1% के लगभग। तो इस मिक्सचर में जब सिलेंडर को लेके जाएंगे, मतलब जो गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं पीछे, उस सिलेंडर में जब इस रेशियो में इन गैस को फिल करेंगे, तो इन गैस को जब फिल करके ले जाएंगे तो उस कंडीशन में जिस प्रेशर के साथ गैस चाहिए उनको रेस्पिरेशन में, उसी प्रेशर के साथ ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी। लेकिन बिना सिलेंडर के जाते थे पहले दूसरे तरीके से, तो यहां पर ये प्रॉब्लम होती थी, बैंड्स क्रिएट होते थे जिससे कई बार डेथ हो जाती थी। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और अब हम चल रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, हम मूव कर रहे हैं अब थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। आज थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए हम वीडियो को बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, केवल हेनरी लॉ वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल वगैरह भी कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम, या न्यूमेरिकल की अलग से क्लास रखेंगे, थोड़ा सा चैप्टर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल की अलग से क्लास रखेंगे, जैसा आप कहें। चलो देख लेंगे, कल हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे,
ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स करते समय पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर थोड़ा सा उसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, और थर्ड एप्लीकेशन है आपके पास इन हाई एल्टीट्यूड, मतलब माउंट क्लाइंबर्स जो होते हैं आपके पास, जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स, जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं, इनके लिए क्या यूज है, हेनरी लॉ का। यहाँ पे क्या यूज है हेनरी लॉ का, कि जो ये गैस के मिक्सचर हैं, इनको जो प्रेशर के साथ, जिस प्रेशर के साथ हमारे बॉडी में गैस डिजोल्व होना चाहिए, उसी प्रेशर के साथ इनका मिक्सचर बना के सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है। सेम इसी तरह से जब हम माउंट क्लाइंबर्स जो होते हैं, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, आप सभी को पता है जब एल्टीट्यूड पे जाएं तो एल्टीट्यूड पे जाने से जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। डेप्थ पे जाने से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो ज्यादा गैस डिजोल्व हो रही थी। ज्यादा गैस डिजोल्व होने से मुसीबत तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब सरफेस पे आ रहे थे तो जो एक्स्ट्रा गैस थी वो एकदम से ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकलते समय बबल्स क्रिएट करती थी, जिसको मेडिकल टर्म में बैंड्स बोलते थे। यहां पर क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर लो होता है एल्टीट्यूड पे। अच्छा, प्रेशर लो हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व हो रही थी तो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगी, कम डिजोल्व होगी। जो ऑक्सीजन है या जो अदर गैसेस होंगी, वो जो उनकी सॉल्युबिलिटी होगी ब्लड में हमारे, वो कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो मेडिकल टर्म में, मतलब जो कम होने से जो सोचने समझने की क्षमता होती है माउंट क्लाइंबर्स की, वो कम हो जाती, जो सोचने समझने की क्षमता होती है माउंट क्लाइंबर्स की, वो कम हो जाती है। और मेडिकल टर्म में इसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। मेडिकल टर्म में हमको एनॉक्सिया बोलते हैं, मतलब एनॉक्सिया हो जाता है जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएं। और हाई एल्टीट्यूड पे जाने से प्रेशर लो हो गया, प्रेशर लो हुआ तो कम ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व हुई। जब ऑक्सीजन ब्लड में कम डिजोल्व हुई तो उसको मेडिकल टर्म, मतलब उससे क्या होता है एक्चुअली में, जो हमारी थिंकिंग स्किल है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो पूरी बिल्कुल कम हो जाती है, और उसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है एनॉक्सिया। उसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है एनॉक्सिया। इतनी डेंजरस तो नहीं है, डेथ तो नहीं होती यहाँ पर, बट सोचने समझने की जो क्षमता है कुछ टाइम के लिए कम हो जाती। ध्यान रखना, इस चीज से बचने के लिए जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं वो भी सिलेंडर लेके जाते हैं, उस सिलेंडर में भी जो गैस का रेशो होता है वो फिक्स होता है इस तरीके से, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। उस सिलेंडर में भी जो गैस का रेशो होता है वो फिक्स होता है, इस तरीके से होता है ना। तो ध्यान रखना, यहां तक अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, समझ में आ गया होगा सभी को। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कंटिन्यू बने रहें। हम कोशिश करेंगे, कितने भी बिजी रहेंगे लेकिन एक वीडियो आपके लिए डेली अपलोड करेंगे, आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से देखते जाएं। कल मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा, और इसके अलावा जो और पहले जो टॉपिक कर चुके हैं उनके न्यूमेरिकल्स जो आ सकते हैं एग्जाम में, या जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग कल देखेंगे, कल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स थोड़ा कई बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन हमारे सिलेबस में हम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो हमें अच्छे लगेंगे न्यूमेरिकल्स भी, और हम जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।